अभी हाल ही में रजत शर्मा की बेटी की शादी मुंबई के एक लाविश वेन्यू में हुई। इस वेडिंग में बॉलीवुड और पॉलिटिकल स्फीयर के बड़े बड़े सितारे आए थे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर और कई बड़े नाम इस पार्टी में आए थे। कई सारे सोर्सेस की अगर हम लोग माने तो इस पूरे पार्टी में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं रजत शर्मा जी ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में यही रजत शर्मा रेलवे स्टेशन में जाकर पढ़ा करते थे क्योंकि उनके घर में लाइट नहीं थी। आज वही रजत शर्मा अपनी बेटी के वेडिंग में करोड़ों रुपए लगाते हैं और उनके वेडिंग में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, लेकिन मैक्सिमम गेस्ट इनके वेडिंग में भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों देखने को मिले। और रजत शर्मा एक जर्नलिस्ट हैं। एक जर्नलिस्ट आखिर इतने सारे पॉलिटिशियन से इतना ज्यादा क्लोज है कैसे? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार रजत शर्मा को अपना पीआर मशीन जैसा यूज करते हुए आई है और आज रजत शर्मा जहां पर भी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। So the question is, how would you defend yourself, sir, if somebody say that you are biased, sir? Arun Jaitley, I have known for last 44 years, and I don't think in Indian politics anyone more honest, whose integrity is undoubted. I've seen him for 44 years. रजत शर्मा का जन्म 1957 में दिल्ली के सब्जी मंडी के पास हुआ। सब्जी मंडी के पास उनका छोटा सा एक घर था। उनके पिताजी इतना बड़ा कोई नौकरी नहीं करते थे। एक छोटे से घर में 10 लोग रहते थे। बचपन से ही रजत शर्मा को कई सारे हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनके घर में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उनकी जितने भी शौक थे उन्हें वो सारे शौक दबाने पड़ते थे। इनफैक्ट वो जब स्कूल में थे तो पढ़ाई करने के लिए उनके घर में लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें पास के रेलवे स्टेशन में जाकर पढ़ना पड़ता था। रजत शर्मा को बचपन से ही पता था कि अगर उनको अपने घर का हाल बदलना है तो उनको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो बचपन से पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जिसकी वजह से उनके टीचर्स उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। लेकिन उनका स्कूल भी बहुत मामूली था। वो नीचे बैठा करते थे, जितने भी टीचर्स आते थे वो कुर्सी में बैठकर पढ़ाया करते थे और ये टीचर्स भी इतने कोई स्मार्ट नहीं थे। वो अपना पैर हाथ दबाया करते थे, मसाज करवाया करते थे इन बच्चों से। लेकिन रजत शर्मा को पता था कि उनको आगे पढ़ाई करने के लिए अच्छे स्कूल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तभी एक टीचर की मदद से वो आगे जाकर अच्छा स्कूल ज्वाइन करते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो एसआरसीसी पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो एडमिशन कराने वहां पे पहुंचते हैं उनको पैसे कम बढ़ जाते हैं और वहां पे जो आदमी बैठा रहता है वो उनको भगा देता है बदतमीजी से बात करके। लेकिन इसी समय पीछे से एक आवाज आती है कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो इससे। ये आवाज होती है अरुण जेटली की। अरुण जेटली वहीं पे रजत शर्मा को पैसा दे देते हैं और वहां पे उनका एडमिशन करवा देते हैं और फिर उनको कैफेटेरिया में ले जाते हैं और रजत शर्मा से बहुत लंबी बात करते हैं। यहीं से अरुण जेटली और रजत शर्मा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अरुण जेटली अगर आपको नहीं पता है तो वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और एक समय पे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। शुरुआत से ही रजत शर्मा को लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो लिखते बहुत अच्छा भी थे। और अब क्योंकि उनका एडमिशन दिल्ली के एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज में हो गया था तो वहां जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे उनके स्पीचेस लिखते थे। वो जब भी इलेक्शन आता था सब रजत शर्मा की ओर रुख करते थे कि हमारा स्पीच लिख दो, हमारा कैंपेन डिजाइन कर दो। और तब से ही रजत शर्मा को पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। ये वही समय था जब भारत में जेपी मूवमेंट आग पकड़ रहा था और रजत शर्मा एक्टिवली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का उनको क्या खामियाजा चुकाना पड़ता है, उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। और ये वही समय था जब जेल में भारत के कई सारे दिग्गज नेता भी मौजूद थे। रजत शर्मा का इसी जेल के अंदर मदन दास देवी, चौधरी चरण सिंह, आरएसएस और जमात के कई बड़े लीडर्स से इनका वहां पे पहचान होता है। लेकिन इसके बाद रजत शर्मा कहीं ना कहीं ठान लेते हैं कि वो पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे, उनको आगे जर्नलिज्म ही परस्यू करना होता है। वो आगे जाकर ऑन लुकर्स करके एक मैगजीन आती है, उनके लिए एक आर्टिकल लिखते हैं जिसके लिए उनको 300 रुपए मिलते हैं। रजत शर्मा को लगता है ये प्रोफेशन तो अच्छा है, इसमें पैसे भी आ जाएंगे और मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 1992 में कहीं ना कहीं रजत शर्मा की लाइफ बदल जाने वाली थी और रजत शर्मा को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। आप सभी लोग गुलशन कुमार को तो जानते ही होंगे। गुलशन कुमार और रजत शर्मा एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन सुभाष चंद्र के साथ गुलशन कुमार एक फ्लाइट में जा रहे थे और उसी फ्लाइट में रजत शर्मा भी मौजूद थे। वो तीनों एक जगह पर मिलते हैं और गुलशन कुमार रजत शर्मा की पहचान करवाते हैं ये जी न्यूज के ओनर से। वहां उनकी चर्चा होती है और रजत शर्मा एक आइडिया पिच करते हैं कि हमें एक नया इंटरव्यू पैटर्न लॉन्च करना चाहिए। आप अपने टीवी पे करिए, मुझे कोई शौक नहीं करने का, लेकिन आप करिए कुछ ऐसा कि आप एक अदालत करिए, उसमें हम लोग जेन्युइन क्वेश्चंस पूछेंगे बड़े सेलिब्रिटीज से। ये बहुत ही बड़ा हिट आइडिया होगा। सुभाष चंद्र वहीं पे बोल देते हैं रजत शर्मा को कि ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन वो चीज आपको करनी पड़ेगी। वहीं से शुरुआत होती है आपकी अदालत की। 1993 में आपकी अदालत का पहला एपिसोड रिकॉर्ड होता है जिसमें लालू प्रसाद यादव आते हैं। लालू प्रसाद यादव
उस समय एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे, उनका नाम भारत के बच्चे बच्चे को पता था। जैसे ये शो टीवी पे एयर करता है, ये शो ओवरनाइट हिट हो जाता है और ओवरनाइट रजत शर्मा एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इसके बाद ये शो कभी भी रुकता नहीं है, लगातार ये शो पे शो करते रहते हैं और आज 1000 से भी ज्यादा शो हो चुके हैं आपकी अदालत के। आपने भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस शो को जरूर देखा होगा, लेकिन इसी शो में ऐसे ऐसे गेस्ट आ रहे थे जिसके बारे में कोई कभी सुना भी नहीं था और लोग सुनना चाहते थे, उनको पर्सनली जानना चाहते थे, उनका इंटरव्यू देखना चाहते थे। ये सारे ऐसे बड़े पॉलिटिशियंस थे जिसको एक शो पे लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन रजत शर्मा कहीं ना कहीं ये कर पा रहे थे। कैसे? क्योंकि वो अरुण जेटली के बहुत ही अच्छे दोस्त थे बहुत शुरू से ही। इसके बाद 2004 का समय आता है, रजत शर्मा की शादी हो जाती है और रजत शर्मा इसी साल इंडिया टीवी नाम का एक चैनल लॉन्च करते हैं। अब उनको ये लग रहा था कि मैं इस चैनल को तुरंत ही बहुत पॉपुलर बना दूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चैनल हिट नहीं कर पाता है और रजत शर्मा को अपने कई सारे घर बेचकर एम्प्लॉइज को पे करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे अपना फॉर्मेट बदल देने के बाद इंडिया टीवी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इंडिया का नंबर 1 चैनल बन जाता है। अब यहाँ से रजत शर्मा की एक अलग स्टोरी शुरू होती है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें पीआर, मैनेजमेंट ऐसे कर्म रजत शर्मा ने किए हैं जो कि ये तो बिल्कुल नहीं दिखाता है कि ये बंदा फेवरेटिज्म में बिलीव नहीं करता है, जो रजत शर्मा बार बार बोलते हुए आए हैं। रजत शर्मा ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन के बहुत ज्यादा क्लोज हूं और खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें एमपी का पद दिया था, उन्हें राज्यसभा आने के लिए उन्हें बोला था। वो उनको बहुत बड़े बड़े पोजीशंस देना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन रजत शर्मा ने ये सारे ऑफर्स को रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट बने रहना चाहते थे। वो लोगों को सच्चाई दिखाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दांव था। भारतीय जनता पार्टी रजत शर्मा को एक पीआर मशीन की तरह यूज किया करती थी। सबको पता था कि सबसे ज्यादा पीआर, सबसे ज्यादा हिट्स किस में आएगा? आपकी अदालत में आएगा। तो ये बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिशियन थे भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं अपना इमेज साफ करने के लिए या अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए वो आपकी अदालत में चले जाया करते थे और वहां पे उनका शो हिट हो जाता था और इंडियन ऑडियंस पूरी की पूरी मैनिपुलेट हो जाया करती थी। रजत शर्मा की ये मशीन आज तक चलते हुए आ रही है। आप खुद सोचकर देखिए, आपका कोई बहुत ही अच्छा प्रिय मित्र है, वो भारतीय जनता पार्टी है, किसी और पार्टी में जुड़ा हुआ है, क्या आप उस पार्टी की बुराई करेंगे? एक इंस्टेंस मैं आपको बता देना चाहता हूं। 2016 में नोटबंदी हुई थी। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो कई सारे न्यूज चैनल वाले इसको दिखा रहे थे कि कितने बड़े बड़े लाइनों में भारत के आम नागरिक को लगना पड़ रहा है। वहीं पे रजत शर्मा बार बार अपने शो पे इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि ये डीमोनेटाइजेशन का जो दांव है नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही अच्छा दांव है, ये मास्टर स्ट्रोक है। और कई सारे रिपोर्ट्स की अगर हम लोग माने तो ये नोटबंदी के वजह से भारत को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। धुरंधर आपको कुछ भी बोलने की कोशिश करे, सिर्फ अगर कुछ हुआ था भारत के लोगों को तो वो नुकसान हुआ था। जितना भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था और लोगों को लंबे लंबे लाइनों में लगना पड़ रहा था, जहां पे कई लोगों की मृत्यु भी हो जा रही थी। आगे जाकर यही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्टिकल 370 को हटा देती है जम्मू एंड कश्मीर से, तो यही रजत शर्मा बार बार डिफेंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि दिस इज अ ग्रेट मूव, बहुत अच्छा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन वो कहीं पर भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने कितने सालों तक लड़ाई की है, वहां पे कितने सारे स्ट्रगल हैं, क्यों ये 370 के एब्रोगेशन की वजह से वो सारे स्ट्रगल्स कंटिन्यू हो सकते हैं। और वो लगातार यहां पे भी नरेंद्र मोदी को डिफेंड करते रहते हैं। वो अपने चैनल पे बार बार बोलते हैं कि आप मोदी को एक बार चांस तो देकर देखो, आप मोदी के ऊपर भरोसा करो, मोदी जो भी करेगा सही करेगा। आगे जाकर जब 3 फार्म लॉस पास होते हैं और जितने भी फार्मर्स होते हैं भारत के, वो स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं इस फार्म लॉस के अगेंस्ट और लगातार दिल्ली के पास आकर वो लड़ाई करते हैं, वो जूझते हैं। यही रजत शर्मा उन सारे फार्मर्स को एक टेररिस्ट का इमेज दे देता है, ऐसे मैनिपुलेट करता है इंडियन ऑडियंस को कि सब लोग बिलीव कर ले कि जितने भी फार्मर है वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। इनमें से कोई भी फार्मर नहीं है, ये सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेकर यहां पे लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये मोदी के विरुद्ध हैं। और इनके हिसाब से मोदी के विरुद्ध जो होता है वो कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध हो जाता है। आगे जाकर मोदी ने क्या किया था? मोदी जी ने ये सारे 3 फार्म लॉस को वापस ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बड़ा करती है तो ये रजत शर्मा उनकी वाहवाही करने के पीछे लग जाते हैं। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं? जब बालाकोट हुआ था आपको याद है, उससे पहले क्या हुआ था आपको याद नहीं होगा, उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक में हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए थे। बालाकोट स्ट्राइक का लेकिन जब मुद्दा आया था तो रजत शर्मा चिल्ला चिल्लाकर बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी का एपिक मूव है ये। लेकिन वो कभी भी पुलवामा अटैक के बारे में नहीं बोले कि इतने सारे सोल्जर्स आखिरकार शहीद हुए तो हुए कैसे, किसकी नाकामी थी उसमें। रजत शर्मा ने इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं किया और उन्होंने इंडियन ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बालाकोट स्ट्राइक के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इंडिया
इंडिया में जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था और कई जगह पे दंगे हो रहे थे, तो रजत शर्मा ने कभी भी इस चीज को कवर नहीं किया कि पुलिस कितना ब्रुटैलिटी कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, इंडिया की आम नागरिक के साथ। उन्होंने सीधा ये सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को टेररिस्ट लेबल कर दिया और एंटी इंडिया बोल दिया। 2023 में जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और उसने अडानी की पूरी कंपनी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, अडानी का आधा से ज्यादा नेटवर्क इवापोरेट हो गया था, तब यही रजत शर्मा अडानी को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं और वहां पर अडानी की इमेज साफ करने की कोशिश करते हैं और कई हद तक ये इमेज साफ भी हो जाती है। आप इससे खुद समझ गए होंगे कि ये आपकी अदालत जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी आकर अपना पीआर कर सकती है और रजत शर्मा इसको ब्रिलियंटली दिखा सकते हैं। सलमान खान के भी कई सारे आपने इंटरव्यूज देखोगे आपकी अदालत में, उसमें भी सलमान खान की इमेज साफ करने की पूरी कोशिश की गई है रजत शर्मा और उनके टीम के द्वारा। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी, तो यही रजत शर्मा ऑन टेलीविजन बहुत ही ज्यादा उदास दिखे थे और गाली देते हुए भी दिखे थे। इस क्लिप को देखिए। उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, आप ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए, कोविड-19 के समय आपको याद है, कोविड-19 में किसी के पास भी ऑक्सीजन नहीं था, जगह जगह पर लोग मारे जा रहे थे। यही रजत शर्मा ने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड किया था। क्या बोला था? उन्होंने बोला था यही भारतीय जनता पार्टी का जो लॉकडाउन का फैसला है ये बहुत अच्छा है, हम किसी भी कंट्री से बहुत ज्यादा आगे हैं, भारत में डेथ्स ही नहीं होगी। लेकिन जब डेथ होना शुरू हुई थी और लोगों ने या फिर ओपोजिशन ने सीधा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना शुरू किया था, तो यही रजत शर्मा ये बोलते हैं कि ओपोजिशन ये ऑक्सीजन पे भी, यानी कि लोगों के जान पर भी पॉलिटिक्स कर रही है। जबकि सवाल पूछना उस समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोग मारे जा रहे थे रजत शर्मा जी। वेल, ये सब कुछ करके रजत शर्मा वैसे तो आज बहुत ही ज्यादा फेमस जर्नलिस्ट बन चुके हैं। आप देख ही रहे हैं उनके बेटी की शादी में कितने बड़े बड़े सितारे आ रहे हैं और वो सम्मिलित भी हो रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं। और आप सोच कर देखिए, शाहरुख खान, सलमान खान, जिनको दो लोगों को कोई एक जगह पर नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किलें होती है इन दो लोगों को एक जगह पर करने के लिए, रजत शर्मा ने अपनी बेटी की शादी में सीधा इन दोनों को बुला लिया। और ये साथ में आए भी योगी जी, नरेंद्र मोदी जी, धीरेंद्र शास्त्री जी, बाबा रामदेव जी, इतने बड़े बड़े लोग रजत शर्मा की बेटी की शादी में आ रहे हैं। इनका नाम सुनकर ही मुझे डर लग जा रहा है। अंबानी स्टाइल शादी की है रजत शर्मा जी ने और रजत शर्मा जी ने ये सारे पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए हैं। मैं मानता हूं बहुत छोटे जगह से आते हैं वो, उनका घर बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस को मैनिपुलेट करने में रजत शर्मा का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि एक समय पर उनके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था और उन्होंने ये मैनिपुलेशन का काम बखूबी किया है। वेल, मेरा ओपिनियन रजत शर्मा के ऊपर ये था। आप रजत शर्मा को किन नजरों से देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैंने अगर कुछ गलत बोला तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।